नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। सीबीआई ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में बड़ी कार्रवाई की है और ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम के अलावा टीएमसी के 3 दिग्गज नेताओं मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और शोभन चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। 2016 में नारदा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें कथित तौर पर टीएमसी नेताओं को पैसा लेते हुए दिखाया गया था। टीएमसी दावा करती है कि टेप के छेड़छाड़ हुई है। 2017 में यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था और अब सीबीआई की यह बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन ममता बनर्जी इसे लेकर आग बबूला है, गुस्से में है। अपने नेताओं की गिरफ्तारी से नाराज होकर वो खुद बंगाल में सीबीआई ऑफिस पहुंच गई। उनका आरोप है कि सीबीआई के जरिए बीजेपी सियासी बदला ले रही है अपनी हार का। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सीबीआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। सीबीआई दफ्तर की सुरक्षा के लिए सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन सवाल है कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे में जांच का विरोध क्यों हो रहा है? और सवाल यह भी है, क्या वाकई ये सियासी बदला है जैसा टीएमसी आरोप लगा रही है? आज इस पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी तमाम लोग जुड़ेंगे। आज का आर पार जोरदार होगा। बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन सियासी बवाल अभी भी जारी है। ममता बनर्जी एक बार फिर सीबीआई से नाराज हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी सीबीआई के जरिए हार का बदला ले रही है। इस घटना का साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे सीबीआई एक गिरफ्तारी किया। दरअसल सीबीआई ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने ममता सरकार के 2 मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा टीएमसी विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को भी पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया। बस फिर क्या था, आगे आगे सीबीआई, पीछे पीछे ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुंच गईं। ममता बनर्जी घंटों सीबीआई दफ्तर में बैठी रही और खुद की गिरफ्तारी की मांग भी कर डाली। যেখানে কারোর গভর্নমেন্টের কোনো পারমিশন নেই, না কোর্টের কোনো পারমিশন আছে অ্যারেস্ট, এবং যে কারণে সিএম তিনিও বলেছে আমাকেও অ্যারেস্ট করতে হবে, এটা আপনাদের জানিয়ে রাখলাম। সময় যেটা করোনার আবহে এই ধরনের গ্রেফতারি সিবিআই করা দরকার ছিল কিনা, দুদিন পরে করা যেত কিনা বা দুদিন আগে করা যেত কিনা। CBI has today arrested 4 then ministers of government of West Bengal in a case related to Narda sting operation. CBI had registered the instant case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. उधर सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी समर्थकों का हुजूम उमड़ गया, जमकर नारेबाजी हुई। सुरक्षा बल पर पत्थरबाजी भी हुई। इस बीच गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को राजधर्म निभाने की नसीहत दी। कानून व्यवस्था का अभाव और अराजकता का माहौल है। पुलिस और प्रशासन चुप्पी साधे हैं। उम्मीद है आपको इसके परिणाम का अंदाजा होगा। इससे पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की थी, जहां उनका विरोध भी हुआ। उस वक्त भी उन्होंने ममता सरकार को संविधान की याद दिलाई थी। जनता पुलिस से डरती है और रूलिंग पार्टी के लोगों से पुलिस डरती है। ऐसी व्यवस्था को प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं कह सकते। सवाल यह है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो सीबीआई जांच पर इतनी हाय तौबा क्यों? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। और इस समय की सबसे बड़ी खबर, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था सीबीआई द्वारा, उन सबको जमानत मिल गई है। नारदा स्टिंग मामले में यह इस समय की बड़ी खबर है। अदालत ने फैसला सुनाया है
बेल मिल गई है, यानी आज सुबह गिरफ्तारी हुई, टीएमसी नेताओं को जमानत मिल गई है, चारों नेताओं को जमानत मिल गई है। यह बड़ी खबर है। सीबीआई ने आज सुबह गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद जमानत मिल गई है। ममता बनर्जी खुद सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई थी, लॉ मिनिस्टर खुद कोर्ट पहुंच गए थे, तो यानी ममता बनर्जी के तमाम मंत्रियों को बेल मिल गई है। यानी माना जा सकता है कि जिस बात का डर था टीएमसी को, वो बात नहीं हुई है। गिरफ्तारी के बाद बेल मिल गई है, यानी रात अब नहीं बितानी पड़ेगी। बड़ी जीत इसको मान सकते हैं ममता बनर्जी की। पहले चुनाव हरवाया बीजेपी को, और उसके बाद सीबीआई वाले मामले में उनके चारों मंत्रियों को, उनके नेताओं को बेल मिल गई है। इस समय की बड़ी खबर है। और अब वक्त है विश्लेषण का। सीबीआई के एक्शन पर टेंशन का विश्लेषण सुनिए, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी जांच के बाद आरोप कोर्ट में तय होते हैं, और कोर्ट में तय हुए इसलिए बेल मिल गई, जो बड़ी खबर है। जांच से पहले ही बाधा पहुंचाना अच्छा संदेश नहीं जाता है, यह ममता बनर्जी के लिए भी लेसन है। अगर कोई बेगुनाह हुआ तो कोर्ट में तय हो जाएगा। बड़ी बात यह है, सबको जांच एजेंसी और कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। घोटाले की जांच को सियासी कवर देने की कोशिश हो रही है। आरोप यह लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और अब बैकडोर से इस तरह की पॉलिटिकल हरकतें कर रही हैं, जैसा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का आरोप है। ऐसा ही आरोप कांग्रेस का ही, ऐसा ही आरोप शिवसेना का है। और कई राज्यों में सीबीआई की एंट्री इसलिए बंद कर दी गई है कि बीजेपी उसका पॉलिटिकल फायदा उठाती है। नारदा के आरोपी बीजेपी नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, यह सवाल जरूर खड़ा होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का भी वीडियो आया था और कुछ नेता बीजेपी में भी शामिल हो गए, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं। मेरे साथ बात करने के लिए कई सारे मेहमान हैं। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ रूलिंग पार्टी जो है बंगाल की, जिन्होंने अभी बड़ी जीत दर्ज करी है, संजय शर्मा जी हैं। अभिनंदन है संजय जी, आपका टीएमसी के स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं संबित पात्रा, उनका स्वागत है। मेरे साथ जयंत घोषाल जुड़ेंगे, वेटरन जर्नलिस्ट, और प्रियंका चतुर्वेदी होंगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड डिप्टी लीडर शिवसेना, एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपका रुख करता हूं संजय शर्मा, इतनी हाय तौबा सुबह से आपने मचा रखी थी, बेल मिल गई है। अब क्या आपको लगता नहीं है कि कानून पे भरोसा रखना चाहिए था? उससे पहले लोग सड़कों पे लेट गए, आपके नेता कह रहे हैं कि टीएमसी दफ्तर, आप सीबीआई दफ्तर पहुंचिए। कोरोना का ये टाइम है, आपकी सरकार चुन के आई नई नवेली, इतना बड़ा मैंडेट आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, आपको जनता की सेवा में लगना चाहिए था, आप सड़कों पे लग गए, बेल मिल गई है। आप बताइए। नहीं, हम तो जनता की सेवा में ही लगे थे और जनता की सेवा ही करेंगे, और वो जनता ही है जिसने हमें सेवा करने का मौका दिया है, और वो भी जनता ही है जो आज सड़कों पर उतरी है, स्वतः फुर्त उतरी है। हमने भरपूर कोशिश की, हमारे नेताओं ने दोपहर से ही, सुबह से ही ये कोशिश करी कि लोग रास्ते पर ना आए, फिर भी ये रास्ते पे ना आए, आपके नेता अनाउंसमेंट कर रहे थे जी संजय भाई। हमारे पार्टी की तरफ से ये था कि लोगों को रास्ते पर नहीं आना चाहिए, फिर भी ये चारों कोलकाता शहर के बड़े नामी और जन नेता हैं। इन चारों के प्रति लोगों का जिस हिसाब से जन समर्थन है, मेरे ख्याल से इन्हीं के कुछ लोगों ने कोशिश भयंकर की कि कम से कम लोग जाए, उसी का नतीजा है। वरना कोलकाता की सड़कों पर ऐसी कोई बात हो जाए टीएमसी के साथ तो सारा कोलकाता सड़कों पर आता है। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, और ये गुस्सा इस बात का था कि चुनाव से पहले ही चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, इसका इतना दुरुपयोग पश्चिम बंगाल में देखा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। देखिए, ये तो आप डिसाइड, देखिए संजय जी, मेरा विनम्र निवेदन आपसे ये है, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे उपयोग है या दुरुपयोग है, क्योंकि आपके नेता हैं, वो आरोपी हैं, तो निश्चित तौर पर आपको तो लगेगा ये दुरुपयोग है, लेकिन ये सीबीआई का कोर्ट तय करेगा। देश में तो संविधान का राज है। आज गवर्नर ने भी आपको यही पाठ पढ़ाने की कोशिश की कि लॉ एंड ऑर्डर तो आप रहने दीजिए, देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो आपका है। जनता अगर निकल के आ रही है, वो जनता को अगर कोरोना हो जाएगा, देखिए इस देश के अंदर एक गुट था जो कह रहा था कि देखिए रैलियां हो रही हैं, लेकिन वो किसान आंदोलन पे कुछ नहीं बोलते। वो आज लोग सड़क पर उतर के आए सीबीआई के विरोध में, तब उनका मुंह नहीं खुलता। क्या आपको लगता नहीं है कि जिम्मेदारी आपकी भी थी, वो लोग सड़क पे ना आते? बात बोलूं, देखिए कोरोना की जो बात है, बंगाल के चुनाव में बंगाल और देश की जनता ने कोरोना के बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का क्या रवैया था, हमने पूरे मनोयोग से ध्यान से देखा। और आप बड़े आश्चर्य की बात है कि जब कुंभ मेला को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कोरोना है रोक दिया जाए, और उसी दिन प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में भीड़ को, ठीक है, वो विषय हो गया। मुझे लगता है वो विषय अब बचा नहीं है। आज के विषय पर हम बात करते हैं। वो बंगाल का चुनाव हो गया, बंगाल में आप जीत गए, बीजेपी निपट गई, बात खत्म हो गई वो वहां पर। ठीक है, अब मैं संबित पात्रा का रुख करता हूं। संबित पात्रा,
देखिए बड़े सारे आरोप लग रहे हैं, हालांकि आप एक एक करके हर आरोप का जो, संजय जी मैं आपके पास वापस आता हूं। बड़े सारे आरोप लग रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अधीर रंजन चौधरी ने बोला कोरोना का ये वक्त चल रहा है, सीबीआई की कार्रवाई की आवश्यकता क्या थी। देश की जनता ने आपको चुन के भेजा, आप जनता की रक्षा करिए। कोरोना का ये वक्त है, लोगों की मदद करिए। महत्वपूर्ण है कि कोविड देश भर में जिस सेकेंड वेव जिस त्रासदी के साथ आई है और कितने लोगों की जानें चली गई हैं, महत्वपूर्ण है कि आपका गवर्नेंस पे ध्यान होना चाहिए। लेकिन आपका पश्चिम बंगाल की सरकार का आरोप है कि आपका ध्यान अभी भी बंगाल में है। आप हार गए, लेकिन फिर भी आप गवर्नर के जरिए सब कुछ ऑपरेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई के जरिए सब कुछ ऑपरेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? अमीश जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आपने बहुत ब्रेवली कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ा, उस युद्ध को जीत के आए हैं और आज आप डिबेट कर रहे हैं, हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। वेलकम बैक मैं कहूंगा। और देखिए अमीश जी, मैं एक एक करके जवाब देता हूं, बहुत शांति से जवाब देता हूं। पहली बात तो है, आपने मुझे कहा कि आप गवर्नेंस पे ध्यान दीजिए। हम तो गवर्नेंस पे ही ध्यान दे रहे हैं। सीबीआई गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होती है। सीबीआई किसको गिरफ्तार करती है, किसको चार्जशीट करती है, किस प्रकार से काम करती है, ये गवर्नमेंट से अलग है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसलिए उनका इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरा विषय है, क्या सीबीआई को किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? 2016 में 2017 ने कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसी सीबीआई को रिप्रिमांड किया था कि आखिरकार नारदा स्टिंग ऑपरेशन में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया है, आपने अभी तक किसी को अभी तक हमारे सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया है, चार्जशीट क्यों नहीं हुआ है? तो सीबीआई काम करे तो मुश्किल, ना करे तो मुश्किल। बहुत लोगों का कहना है चुनाव को ध्यान में रखते हुए आप हार गए, इस कारण से बदला ले रहे हैं। आप बताइए, अगर यही केस 2017 में होता, 2018 में होता, तो आप कहते 2019 के चुनाव को ध्यान में रखते हो रहा है। इसलिए हो जाता है ना कि शुभेंदु अधिकारी का भी इसी तरह का वीडियो था। शुभेंदु अधिकारी अब आपके नेता हैं, एलओपी भी हैं, वहां पर उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुकुल रॉय पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की नेता, उन्होंने सवाल खड़ा करा है कि आपने क्या वॉशिंग मशीन में उनको ढो लिया है? नहीं, ये शिवसेना क्या बंगाल में चुनाव लड़ी थी क्या? वो शिवसेना क्यों सवाल पूछ रही है? शिवसेना अपना कोरोना का जो युद्ध चल रहा है महाराष्ट्र में, उसको संभाले ना, अपना गवर्नेंस संभाले। वो क्यों बंगाल में कूदे हैं? ना 3 में ना 13 में है बंगाल में, जाके बंगाल में वहां पे राजनीति कर रहे हैं। अब मैं, आपने 5 सवाल पहले पूछे थे, उसका जवाब दूंगा, फिर शुभेंदु जी पे भी जवाब दूंगा। आपने बताया कि जहां तक सीबीआई का सवाल है, समय कैसा है? ये आप हार गए चुनाव तो आप इस प्रकार बदला लेंगे? आप बताइए, 19 में होता तो आप बोलते 19 का चुनाव है। अगर 2020 में ये गिरफ्तार होते तो आप बोलते 21 में विधानसभा का चुनाव है। अभी तो सब चुनाव खत्म हो गए हैं, अभी गिरफ्तारी हुई है, कोई चुनाव तो नहीं है। दूसरी बात है लॉकडाउन और कोरोना का गवर्नेंस का विषय। आप बताइए, लॉकडाउन किसने तोड़ा? आज जिस प्रकार से सैकड़ों लोग सड़क पे उतर के आ गए, सीबीआई ने किया क्या नहीं किया वो तो कोर्ट में डिसाइड होना चाहिए। मुख्यमंत्री जाके सीबीआई के दफ्तर में धरना दे रही है, सैकड़ों लोग सड़क पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्स के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? वो गलत है। नहीं सर, आप बताइए, इस प्रकार की हिंसा होनी चाहिए क्या? और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आप याद करिए, ये वही ममता बनर्जी है तो धरने में बैठी थी जब सीबीआई राजीव कुमार केस में गई थी। बाद में राजीव कुमार को मतलब कोर्ट में केस हुआ। देखिए, यही तो फेडरल स्ट्रक्चर है। ममता बनर्जी को सेंटर पे भरोसा ही खत्म हो चुका है। उन्हें लगता है कि सेंटर जो कुछ करता है वो पॉलिटिकल मोटिव से करता है। गवर्नर के आप बयान देखिए, ऐसा लगता है कोई राजनीतिक व्यक्ति बोल रहा है। समित पात्रा, देखिए कहीं ना कहीं भरोसा जो सेंटर और स्टेट के बीच में होना चाहिए वो नहीं है। इसकी जिम्मेदारी आप दोनों की है, यानी टीएमसी की भी आपकी। आप चुनाव केंद्र में लड़े, जीते। ये चुनाव बंगाल में लड़े, जीते। आप लड़े बंगाल के अंदर, आप हार गए चुनाव। कुल मिलाकर सेंटर और स्टेट का एक जो रिलेशन होता है वो तो मेंटेन रहना चाहिए। आप दोनों को चिंता होनी चाहिए कि इस समय कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, उसकी हम मदद करें। लेकिन रेदर देन दैट आप लोग अपनी पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में लगे हुए हैं, जो जायज नहीं है, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो आप हो। डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर 40 सेकंड जवाब। गलत। पहली बात तो आपने कहा कि ये पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग है। कैसे पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग है? ये सैकड़ों लोग जो उतर के पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। अगर इसमें स्कोर सेटलिंग करना है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में आप जाके लड़िए सीबीआई के खिलाफ। आप ये धरना नहीं दे सकते हैं और लोगों को उकसा नहीं सकते वायलेंस करने के। नंबर 1, I am not talking about that. Samit Patra, don't put words in my mouth. I have not told कि CBI is doing a political thing. मैं आपको नहीं कह रहा हूं भैया, मैंने ये बोला जो गवर्नर पे आरोप लग रहे हैं, जो टीएमसी आरोप लगा रही है। गवर्नर इज एक्टिंग एज अ पॉलिटिकल पर्सन, नॉट एज अ गवर्नर। ये टीएमसी का आरोप है। सुनिए, मैं आपको जब आप कह रहा हूं उसका अर्थ मैं टीएमसी को कह रहा हूं। और यहाँ पे सवाल पूछा गया कि गवर्नर पॉलिटिकल पर्सन की तरह एक्ट कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा गवर्नर को। कल मैंने गवर्नर का वो वीडियो देखा जहां गवर्नर जाके विजिट करते हैं,
उन हिंदुओं को जिनको घर से बाहर धक्का देके निकाला गया है और जो कह रहे हैं हम अगर अपने धर्म को परिवर्तित कर देंगे तभी जाके हम बंगाल में रह पाएंगे। अरे ठीक कैसे है, कैसे ठीक है? मतलब क्या कमाल का हो रहा है? यहाँ पर हत्या पे हत्या हो रही है, यार रेप पे रेप हो रहा है, लोगों के घर जला दिए जा रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री की गाड़ी को तोड़ दिया जा रहा है। ये सब किसी को नहीं दिख रहा है। देखिए ये बदलने के भाव से नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये बदलने के भाव से नहीं हो रहा है। ये आप बोल रहे रेप का कारण है, इसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी, कई वीडियो फेक आए हैं, कई वीडियो फेक आए हैं डॉक्टर पात्रा, कई वीडियो बीजेपी के नेताओं ने फेक ट्वीट करे जिसको वेस्ट बंगाल पुलिस ने बोला ये फेक है, ये फर्जी है। मिस्टर अमीश देवगन, आप सुनिए ध्यान से, आपने कहा कई वीडियो फेक है, मैं आपको बिल्कुल पश्चिम बंगाल पुलिस ने बोला। अमीश देवगन लिसन, अमीश देवगन पश्चिम बंगाल पुलिस ने बोला। आप सुनो, आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो पहले। अमीश जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप सुनिए। अमीश देवगन जी, आपने बताया कि ये सब फेक है, तो मैं तो बता रहा हूँ न्यूज 18 चैनल तो सुनने में आया, बंगाल का एक बड़ा चैनल है, क्या कर रहा है ये न्यूज 18 चैनल? जाके क्यों नहीं ग्राउंड में देखता है कि जो 16 लोगों की हत्याएं हुई हैं, ये 16 लोग फेक थे या सच में हत्या हुई है? क्या कर रहा है आपका? नहीं देखिए हत्या हुई होंगी, लेकिन आपने जो रेप की बात बोली मैंने उस पर बोला ना। आपका चैनल कर क्या रहा है? आपका चैनल वायलेंस नहीं दिखा सकता है? हाथरस में जाके आपके चैनल तो गिद्ध की तरह मंडरा रहा था, यहाँ पर कहां चला गया? हम हाथरस भी दिखाते हैं, बंगाल भी दिखाते हैं, सब पात्रा। मुझे हमें न्यूज 18 को भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, संबित पात्रा से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हमें कहां कवरेज करनी है कहां नहीं करनी। हम हाथरस भी कवर करते हैं, हम बंगाल को भी कवर करते हैं। अगर गलती हुई होगी तो जरूर कवर कराया है हमने। आपने उतर करके दिखाया सच्चाई ग्राउंड का? बिल्कुल दिखाई हमने सच्चाई, लेकिन हमने ये भी, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल पुलिस बोल रही है जैसे में सीबीआई में भरोसा है वैसे में पश्चिम बंगाल पुलिस में भी भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रही है वो फर्जी वीडियो है, तो मैं बोलना पड़ेगा वो फर्जी वीडियो है। हिम्मत है उतर के बंगाल में रिपोर्ट करने की? मैं बता रहा हूँ ना आपको, वहां डंडे पड़ेंगे आप उतरेंगे तो। संबित पात्रा आप अपना धैर्य न खोइए, हमें कहां से कौन डंडे मारेगा वो विषय नहीं है अभी, और वो विषय नहीं है, महत्वपूर्ण है। आपके चैनल को भी एक्सपोज करना चाहिए। न्यूज 18 तो इतनी बड़ी चैनल है बंगाल में, क्यों नहीं उतरती है ग्राउंड पे दिखाने की? आप मुझसे बोल रहे हैं ये फेक है, ये जो लोग मारे जा रहे हैं, ये जो 40,000 लोग जाके, मैं बोल रहा हूं जो रेप की बात आपने बोली जिसको पश्चिम बंगाल पुलिस ने बोला था वो फेक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, हिंसा को फेक नहीं कह रहा मैं। रेप भी फेक नहीं है, मैं बता रहा हूं, रेप भी फेक नहीं है। जो महिला बोल रही है टीवी पे, अब देखिए पश्चिम बंगाल पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस ने जो बोला वो सामने ही है ना हमारे। कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे पश्चिम बंगाल पुलिस तो बोल रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस जब बोल रही थी तो आप तो उस पुलिस को गद्दार बोल रहे थे। आप जाके किसी ने पुलिस को गद्दार नहीं बोला, किसी ने पुलिस को गद्दार नहीं बोला। आप किसी और चैनल ने बोला होगा, शायद न्यूज 18 ने तो ऐसा नहीं बोला। प्रदेश में सुनिए अमीश जी, सुनिए, आप लोग उत्तर प्रदेश में टेंट डाल के बैठ गए थे ना कि यहाँ तो पुलिस कुछ नहीं बोलेगी, यहाँ हम खुद रिपोर्टिंग करेंगे, जाके दिखाएंगे पीड़िता को। बिल्कुल दिखाना चाहिए। यहाँ एक भी पत्रकार जाके टेंट डाल के बैठा है कि हम दिखाएंगे पीड़िता को, ठीक है, हम दिखाएंगे हत्यारे। ठीक है, मैं टीएमसी का रुख करता हूँ। वेयर इज द मिसिंग मीडिया? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है संजय शर्मा? आप हिंसा पे चुप रहते हैं, बीजेपी कह रही है कि उनको पुलिस पे यकीन नहीं है। संजय शर्मा जवाब, देन आई विल गो टू अभय दुबे। संजय जी, देखिए बीजेपी की ये बड़ी विडंबना है। ये संबित पात्रा जी मेरे बड़े भाई है, मुझे लगता है कि इनको थोड़े दिन विश्राम करके रेस्ट लेना चाहिए। मानसिक शांति की बहुत आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य की अगर हनन हुई है तो आप लोगों की हुई है, चिंता मत करिए। आई डोंट नीड टू टेक एडवाइसेस फ्रॉम मर्डरर्स एंड बुचर्स। आप लोग जारी कर रहे हैं, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। जो लोग मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, उनसे हमें एडवाइस की आवश्यकता नहीं है। अच्छे दिन लाऊंगा कहकर देश की सत्ता में आने वाले एक विफल आप साहब संजय भाई, आप सिर्फ इतना बताइए कि मर्डर हो रहा है कि नहीं बंगाल में, वायलेंस हो रही है नहीं है? संजय भाई इतना इधर उधर की बात न कर, सिर्फ ये बता कि काफिला लूट रहा है या नहीं लूट रहा है, मर्डर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वायलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, रेप हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोग घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, रेफ्यूजी आज लोग बने हैं या नहीं बने? आप सिर्फ मानसिक शांति की अति शीघ्र आवश्यकता है। आप मानसिक रूप से पोलियो ग्रस्त हो चुके हैं, आप में सुनने की क्षमता आपने खो दी है। चिंता मत करिए, कोई मानसिक रूप से ग्रस्त नहीं हुआ मेरे भाई, और किसी भी नहीं आप मानसिक रोग आप संजय मर्यादित भाषा में बोलिए। देखिए उनकी भी पार्टी है, वो अपनी बात को रख रहे हैं, आप अपनी बात को रखिए। किसी के मानसिक संतुलन पर आपको कमेंट करने की संजय जी आवश्यकता नहीं है। अब अपनी बात देश की जनता दवाइयों से मर रही है और ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये हमें तो बंगाल की स्थिति संजय जी, आई एम सॉरी टू से, बंगाल की स्थिति कैसी है? अगर देश की जनता मर रही है तो बंगाल की जनता के देश की जनता नहीं है, जहां पर लोगों को तकलीफ हो रही है, जहां पर लोगों के कोविड टेस्ट नहीं हो पा रहे। ठीक है, समस्या पूरे देश के अंदर है। शर्म हर नेता को आनी चाहिए देश की, जो स्थिति में देश आज खड़ा हुआ है। जनता के समर्थन में तो इसलिए संजय शर्मा
आप उपदेश यहां दे रहे हैं कि देश की जनता, बंगाल क्या देश की जनता से अलग है क्या? बंगाल क्या देश की जनता से अलग है क्या? कितने कोविड केसेस हो रहे हैं बताइए संजय जी, और यहां आप संबित पात्रा का मानसिक संतुलन पर ज्ञान बांट रहे हैं। वो काम भारत के किसी सरकार ने नहीं किया। ममता बनर्जी फ्रंट फुट पे आगे काम करती है और बंगाल के लोगों की सेवा करती है। उसी का परिणाम है कि 2/3 बहुमत से वापिस आई है। और अभी थोड़ी देर पहले गवर्नर साहब का जिक्र हो रहा था, मैं आपको एक छोटी सी बात याद कराता हूँ। गवर्नर साहब शीतलकुची दौरे पर गए थे, हेलीकॉप्टर लेके गए थे, बड़े लाव लश्कर के साथ गए थे। वह एक पीड़ित परिवार के पास गए थे, एक पीड़ित महिला ने बोला बंगला में उनको, बोला माननीय राज्यपाल साहेब আপনি যে আসলেন এত খরচা করে আসলেন, এই টাকাটাই যদি আমরা কিছু পেতাম আমাদের ভালো হতো। इसका हिंदी में मतलब है आप इतने भारी भरकम खर्चे के साथ यहाँ आए, लाव लश्कर के साथ यहाँ आए, ये पैसा ही हम लोगों को मिल जाता, हमारे परिवार को मुक्ति मिलती, हमारे परिवार को सुविधा मिलती। ये लोग हार को हार नहीं मानते हैं और हार की हताशा से ठीक है, हार की हताशा, ठीक है। संबित पात्रा को मैं 40 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं। ओके संजय जी, आपको मौका मिला। संबित, ठीक है, संबित इसका जवाब देंगे। संबित, आपको हार की हताशा है, दिस इज द शेयर फ्रस्ट्रेशन व्हाट टीएमसी इज सेइंग। देखिए अमीश जी, ये जो बार बार प्रोजेक्ट किया जा रहा है बंगाल में, तो टीएमसी ने कमाल कर दिया, इतनी सीट आ गई, 200 से अधिक आ गई। ये भारतीय जनता पार्टी कोई मंगल ग्रह से उतर के नहीं आई है, ये भी जनता ने हमें 303 सीट दिए थे, हम भी सरकार बनाए हुए हैं, कई राज्यों में हमारी सरकार है, तो प्लीज ये अहंकार का भाव ना रहे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ममता बनर्जी का ये जो ड्रामा हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप याद करिए, राजीव कुमार के केस में धरना दिया था सीबीआई के विषय में, सुप्रीम कोर्ट पे मुंह का खाना पड़ा था। जब आर्मी गई थी बंगाल के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए, तो ममता बनर्जी ने धरना दिया था नवान्नों के सामने और कहा था ये जो इंडिया की आर्मी है ये यहाँ पर आके सत्ता पलट करेगी, ये कू करने के लिए आ रही है। इंडिया की आर्मी को कहा था। जब बीएसएफ के ऊपर अटैक किया था ममता बनर्जी ने मालदा में, आपको याद है 3 लाख लोग सड़क पे उतर के आगजनी मालदा में हुआ था आज से 4 साल पहले, तो ममता बनर्जी ने कहा था ये गद्दार तो बीएसएफ वाले हैं, बीएसएफ वालों ने ये सब किया है। तो ममता बनर्जी, सेंट्रल फोर्सेस, आप सीबीआई के खिलाफ लड़िए कोर्ट में जाके, मगर आपके कार्यकर्ता सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर, यही फिराद हकीम सेंट्रल फोर्सेस को सुअर के बच्चे बता रहा था। यही फिराद हकीम ने कहा था जब खत्म हो जाएगा चुनाव हम इनको अटैक करेंगे, हम इनको मारेंगे। सेंट्रल फोर्सेस को मार रहे हैं क्या ये सेंट्रल फोर्सेस के आर्मी के लोग, इंडिया के लोग नहीं है? जी अबे दुबे मैं आपके पास आ रहा हूं। अबे दुबे, अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल की आपकी बड़ी आवाज है, वो कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा क्यों? अमीश देवगन जी, पहले तो मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने न्यूज 18 इंडिया को गिद्ध की उपमा दी है। मैं प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को गिद्ध कहने पर कड़ी निंदा करता हूं। दूसरी बड़ी बात, आपने कहा कि बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत मिला ममता जी को। नहीं, बहुत प्रचंड हार हुई है नरेंद्र मोदी जी की। 85% हिंदू क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को गेट आउट कर दिया। वहां उन्होंने देखा कि मुंगेर में जो मां दुर्गा के भक्तों की हत्या करते हो, उनको कैसे स्वीकार लें? अच्छा आप सुनिए, वो सोवेन चटर्जी जिनको गले लगा के आपने पवित्र कर लिया था भाजपा में शामिल करके, जो 16 अप्रैल 2017 को उनका भी नाम था साहब, वो पवित्र हो गए, लेकिन उन्होंने आपकी पार्टी छोड़ी तो वो आरोपी हो गए। भाग मुकुल भाग, उसको कहते थे सीबीआई आ रही है मुकुल भाग। अब मुकुल बिल्कुल पवित्र हो गया आपके लिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जिसपे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आरोप लगाते थे कि 20 लाख रुपए महीना इसके अकाउंट में जा रहा है शारदा स्कैम का, वो तो मुख्यमंत्री बन गया साहब। वो कहां गया कोबरा आपका जो ब्रांड एम्बेसडर था इस घोटाले का? मिथुन दा वो भारतीय जनता में पार्टी में शामिल हो गया और पाक साफ हो गया। अरे मुखौटा उतार कर फेंकिए, ये आपकी हार जो हुई है ना उसका प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं आप वहां पर। और जो लोग अबे दुबे, आप तो ऐसे बात करें जैसे आप जीत गए हैं। आपकी अबे दुबे बंगाल में कितनी सीटें आई हैं? आप कह रहे हैं इनकी हार हुई है, प्रचंड हार हुई है, आपकी अपनी हार क्या है? अमीश देवगन जी देश के नागरिकों की ऑक्सीजन रोककर गला घोट रहे हैं, सांस रोक रहे हैं, और यहाँ पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं। देखिए मैं तो प्रजातंत्र की बात कर रहा हूँ, वो चुनावी प्रजातंत्र के दायरे में हुई है। ऑक्सीजन की समस्या अगर बीजेपी शासित राज्यों में है तो वो कांग्रेस शासित राज्यों में भी है, लेकिन अब वो समस्या काफी हद तक हल हो गई है, जिसके लिए देश के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है अबे जी, आप कह रहे हैं कि इनकी प्रचंड हार हुई है। मैं पूछ रहा हूँ आपकी कितनी सीटें आई हैं? संबित पात्रा हार गए चुनाव, मतलब संबित पात्रा की पार्टी चुनाव हार गई, आपकी कितनी सीटें आई हैं?
अरे हम प्लीज टेल द प्रतिशोध ले रहे हैं क्या? ना, आपने हम तो लेफ्ट के साथ गठबंधन भी करा, जिसकी वजह से मैं आप केरल में निपट लिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं आपकी कितनी सीटें आई हैं बंगाल के? प्लीज टेल द व्यूअर्स। अमीश देवगन जी, हम हार गए, लेकिन प्रजातंत्र से प्रतिशोध नहीं ले रहे हैं। ये प्रधानमंत्री तो वो नेतृत्व है जो 25 प्रजातंत्र पे प्रतिशोध। ओके, लेट्स संबित पात्रा रिस्पॉन्ड टू दिस। जयंत घोषाल, संबित 30 सेकंड, जयंत दादा, संबित 30 सेकंड। उस पर 25 लोगों को जेल में। ओके अबे जी, आपने बोला, आप भी यही बोल रहे हैं कि आप भी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी प्रतिशोध कर रही है हार का। ओके संबित, अब कांग्रेस भी यही बात बोल रही है, टीएमसी भी यही बात बोल रही है। चलिए मैं जवाब देता हूं। पहले तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों बैठे हैं? ये तो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला विषय है। हर चीज में मतलब ये क्या, वो आलू होता है ना, हर सब्जी में आलू पड़ जाती है, ये आलू है क्या? मतलब हर चीज में ये डिबेट क्यों रहेंगे? 0 सीट इनकी आई है, ये आके हमको आईना दिखा रहे हैं जिसको 80 सीट आई है। ये आज से मैं कांग्रेस का नाम आलू रखूंगा, हर जगह जाके आलू घुसा देते हैं आप लोग। मतलब राजमा चावल बने तो उसमें आलू, भुजिया बने तो उसमें आलू, मतलब कुछ बनाए तो उसमें आलू पड़ा रहे, ये फिर आलू आगे सरकार लगी थी। 300 सीटों की सरकार लगी। देखिए मैं तो शांति से, मैं जरा बोल, अमीश भाई ये बोल ले पूरा, फिर मैं पूरा बोल। ये राम ने रावण के अबे जी मेरा निवेदन है कि संबित पात्रा 20 सेकंड बोल ले, फिर आप बोलिएगा। देन मेरे को जयंत दादा के पास भी जाना है, मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी जुड़ रही हैं शिवसेना से। ओके क्विकली संबित। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। इनके जो अधीर रंजन चौधरी हैं वो चिट्ठी लिखते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, लेफ्ट वाले चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, और ये यहाँ आके बोल रहे हैं कि टीएमसी वाले तो बड़े अच्छे हैं, ये बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। पहले तो ये घर के अंदर बैठे और डिसाइड करे कि क्या लाइन लेना है। आधी पार्टी इधर जाती है, आधी पार्टी उधर जाती है, और कोई बचा नहीं है, वो मेरे पीछे आओ राहुल गांधी बोलते हैं। ये मुकरी जो क्या था, वो असरानी जी का जो हाल था ना उस पिक्चर में, शोले में, वही हाल है राहुल गांधी का। कुछ समझ में नहीं आता है, आधी पार्टी इधर आधी पार्टी उधर, और कोई पीछे है नहीं इनके। पहले इनसे पूछिए इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हत्याएं हुई हैं या नहीं? मैं जयंत दादा को ले लूं। जयंत दादा थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपसे स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, अब बेल मिल गई है वहां पर, लेकिन जो आज पूरा दिन पॉलिटिकल स्टंट हमें देखने को मिला, व्हाट इज दिस? क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर की बहुत बात होती है। एज अ जर्नलिस्ट हमने फेडरल स्ट्रक्चर को पढ़ा है। हालांकि फेडरल स्ट्रक्चर को सिविक्स की 8वीं और 6ठी और 7वीं की क्लास में भी पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि स्टेट और सेंट्रल रिलेशनशिप क्या होता है। लेकिन क्या आपको स्टेट और सेंट्रल रिलेशनशिप दिख रहा है यहां पर कुछ? दादा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दिन बाद आपके प्रोग्राम में हम आए हैं, और आपको बधाई क्योंकि आप एकदम कोरोना मुक्त होके आज बहुत अच्छे फाइन लग रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा मैं ये कहूंगा कि देखिए, मैं किसी पार्टी का जर्सी पहन के यहां नहीं बैठा हूं जी। मुझे लगता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रहा है, इसको कोर्ट के निर्देश पर कर रहा है। तो मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि हम कोर्ट के आधार पर ये जो केस हुआ है, और ये जो नारदा केस भी जो किया था, वो कांग्रेस के पार्टी और सीपीएम के पार्टी कोर्ट में गए थे। मुझे एग्जैक्ट पता है, अब्दुल मन्नान लीडर ऑफ द अपोजिशन था, विकास भट्टाचार्य सीपीएम का था, तो इसमें बीजेपी था ही नहीं। तो बीजेपी जब सीबीआई का एक्शन हुआ, मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन एक परसेप्शन ये जो हो रहा है कि पिक एंड चूज, इसमें फेडरल स्ट्रक्चर एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ से होता है ना। तो देखिए, मैं सिर्फ 2-4 सवाल फटाफट करता हूं। एक है कि आज सुबह जब गए थे, आप सेंट्रल फोर्स लेके गए थे, स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किए हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ, आपके पास अरेस्ट वारंट आपने नहीं दिखाया, बोले थे डिटेंशन करेंगे, लेकिन बाद में बोले हैं कि अरेस्टेड हैं। लेकिन आपका कह रहे हैं कि चार्जशीट तैयार हो रहा है, लेकिन चार्जशीट नहीं दिखाया। तो विदाउट चार्जशीट अगर आप अरेस्ट करके, और अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जनवरी में शायद हुआ था, कि कोरोना के कारण आपको अरेस्ट के इशू में बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा। तो ये राजनीति नहीं है, मैं इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। लेकिन सीबीआई को भी, जैसे देखिए क्या हुआ, अल्टीमेटली तो आज बेल मिल गया, तो इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो इतना हड़बड़ी, जब 24 तारीख सीबीआई का चीफ का मीटिंग है होने वाला, उसमें अधीर चौधरी भी रहेगा, ऑपोजिशन का लीडर भी रहेगा। तो अभी जो है एक्टिंग सीबीआई चीफ है गुजरात कैडर का, और अभी ये 2-4 दिन में क्या फर्क पड़ता है। और मेरा तो कहना है कि जब लोकसभा स्पीकर से भी आपने इजाजत मांगा, वो उसको मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, उसमें आडवाणी जी के कमिटी हुआ था, फिर चेंज हुआ, लेकिन मैं कहता हूं काकोली घोष दस्तीदार, सौगतो राय, शुभेंदु अधिकारी, सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को नहीं,
और सबको जैसे जिसने ये बनाया जी 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 वो भैया सैमुअल यानी खुद पिक कह एंड रहे चूज हैं ओके कि शुभेंदु ओके अधिकारी को प्रियंका क्यों नहीं कर चतुर्वेदी रहे? जॉइंस मी डिप्टी लीडर शिवसेना एंड राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रियंका चतुर्वेदी ने आज एक ट्वीट करा और प्रियंका चतुर्वेदी ने उस ट्वीट में स्पष्ट रूप से लिखा कि सीबीआई को नारदा घोटाले में टीएमसी विधायकों को गिरफ्तार करने का आधार मिला है, लेकिन 3 मुख्य आरोपी ड्राई क्लीन और बीजेपी की मशीन से साफ होकर आजाद है। समझौता करने वाली संस्थाएं संघीय ढांचे और लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, पिंजरे में बंद तोते से पालतू तोते तक। प्रियंका चतुर्वेदी, ये आपका बड़ा ट्वीट है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या आपको लगता है सीबीआई कॉम्प्रोमाइज्ड है? सबसे पहले तो मैं अमीश जी आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने कोरोना को मात देकर आप फिर से टीवी चैनल के माध्यम से सबसे संपर्क में आए हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, केस पैरेट मेरा शब्द नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी 2014 से पहले, जिसको बहुत भारतीय जनता पार्टी ने भुना गया था और सीबीआई की एबिलिटी और कैपेबिलिटी पे बहुत सारे आरोप भी लगे थे। उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से सीबीआई के नंबर 1 एंड नंबर 2 में फर्स्ट टाइम देश के इतिहास में, सीबीआई के इतिहास में देखा था किस तरीके का झगड़ा हुआ था, किस तरीके के आपस में तालमेल नहीं था और उसको लेकर सबके सामने, देश के सामने वो बात आई थी। अब आप देखिए, जब से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, सीबीआई को वहां पे भेजा जाता है, हर इन्वेस्टिगेशन में दखलंदाजी दी जाती है। महाराष्ट्र में हमने देखा है शुरू से, जब से कोई भी केस ऐसा आता है जो सनसनी करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, फिर सीबीआई को सामने रख दिया जाता है। तो सवाल बस ये है, जो खुद जयंतो जी बोल रहे थे कि ये दुर्व्यवहार क्यों, कि जो बीजेपी में जुड़ चुके हैं आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, और जो बीजेपी में नहीं जुड़े हैं, टीएमसी से जीत कर आए हैं, आप उस पर कार्रवाई कर लेते हैं और आप ये हवाला देते हैं कि स्पीकर ने अभी तक परमिशन नहीं दी है। 2019 से स्पीकर के पास वो रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, सीबीआई उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? तो आप लोग इस तरीके का जो भेदभाव कर रहे हैं जनता के सामने आ रहा है। और जब से बंगाल में इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन का रिजल्ट आया है, किस तरीके से वहां पे माहौल बनाया जा रहा है सबके सामने है। लेकिन देखिए, अभी संबित पात्रा थे हमारे साथ, उन्होंने भी अभी स्पष्ट रूप से बोला। उससे पहले हमने देखा है कि कई मंत्रियों की भी ट्वीट हैं, वहां पे गवर्नर साहब का भी ट्वीट है कि वहां पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं, रेप्स हो रहे हैं, इस तरह के कुछ वीडियोस भी देखे गए और उसको लेकर बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हो रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि चुनाव हारे जाते हैं, चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन पोस्ट पोल वायलेंस वाकई खतरनाक है, किसी भी राज्य में हो, लेकिन बंगाल में काफी ज्यादा है और उसका एक इतिहास भी है? प्रियंका जी, बिल्कुल, और क्योंकि उसका इतिहास है, ये उम्मीद थी कि आने वाले समय में जब सब लोग सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं, आप लोग इस तरीके का जो वायलेंस है उस पे कार्रवाई होगी या किसी तरीके से काबू पाएंगे। पर हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे फेक न्यूज भी गया, फेक एजेंडा भी चला। आज हमारे गवर्नर साहब, हमारे महाराष्ट्र में भी हमें जो गवर्नर साहब हैं, हम देखते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, जो कि गवर्नर की चेयर को शोभा नहीं देता है। क्या आप देश के प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को देखते हैं कि आए दिन कोई किसी तरीके की टीका टिप्पणी करे देश के प्रधानमंत्री को लेकर? पर इन दोनों राज्यों में हो रहा है। तो इस तरीके का काम करना, जहां पे गैर संवैधानिक तरीके से आप अपनी राजनीति को ले आना, और क्योंकि राजनीतिक पक्षपात आप करते हैं, गवर्नर रहकर आपको जो पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं वो खत्म कर गवर्नर ऑफ द स्टेट होना चाहिए, उसको आप दरकिनार कर आप जो कार्रवाई करते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जो आज ममता बनर्जी ने वहां पर करा, जिस तरह से कोविड के समय पे कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ दिया गया, वहां पर सड़कों पे नेता आ गए, ममता बनर्जी खुद सीबीआई ऑफिस में पहुंच गई, वो एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? नहीं, आई थिंक जब सीबीआई इस तरीके की कार्रवाई करे और जहां आपके खुद के पार्टी लीडर्स के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई हो, जो क्लियरली भेदभाव दिखा रहा है, क्या एक नेता की जिम्मेदारी नहीं बनती? शाम तक तो बेल भी मिल गई, अभी मिली है ना, अभी मिली है। एक सेकेंड, इन सॉलिडारिटी हर लीडर अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहेगा। पर हाँ, मैं ये भी कहूंगी कि 8 टर्म के चुनाव हुए, 8 फेज में हमने क्या क्या इलेक्शन रैलीज नहीं देखी, भीड़ नहीं देखी, क्या हमने मास्क, हर तरीके की धज्जियां उड़ाई गई, कोविड अप्रोप्रिएट नॉर्म की, सब किया गया। क्या ये जिम्मेदारी नहीं बन रही थी? जैसे इलेक्शन कमीशन से हम सवाल उठते हैं, सीबीआई से भी हम ये सवाल उठाएं कि ये जिम्मेदारी क्या सबकी नहीं बनती है? सीबीआई से ज्यादा तो लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट विषय है, वहां पे पुलिस पर सवाल खड़ा होना चाहिए कि पुलिस ने कैसे अलाउ कर दिया ऐसी चीज। बिल्कुल
नहीं, अलाउ हुआ, लॉ एंड ऑर्डर पे तो सवाल उठाएंगे ही, क्योंकि जीत कर आए हैं, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस बात की। पर सवाल ये भी उठाना जाना चाहिए कि जो केंद्रीय की एजेंसीज हैं, क्या किसी तरीके का भेदभाव कर रही हैं, किसी तरीके का पक्षपात हो रहा है, या किसी दबाव में काम हो रहा है? जी प्रियंका जी, मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि आप भी महाराष्ट्र में सरकार में है और चुनाव हारे और जीते जाते हैं, लेकिन जिस तरह से पोस्ट पोल वायलेंस हुई है, क्या आपको लगता है कि वो गलत है? अगर किसी ने बीजेपी को वोट दिया है और या फिर लेफ्ट को वोट दिया है या कांग्रेस को वोट दिया है, उसको टारगेट करना, क्या आपको लगता है ये जायज है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की जिम्मेदारी होती है और स्टेट को ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर पे किसी तरीके की कमजोर ना पड़े। पर मैं एक चीज आपका ध्यान डालना चाहूंगी, जब तक स्वेरिंग इन सेरेमनी नहीं होती है, जब वापस ममता बनर्जी वापस अपनी पद पे नहीं स्वेरिंग इन ली थी उन्होंने नए टर्म के लिए, तब तक वो सारा जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत होता है, सेंटर से कंट्रोल होता है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ दोज पीपल हु हैव येट टू टेक वोट। ये एक छोटा सा एक टेक्निकल वो है इशू जो सबको समझना जरूरी है। जी प्रियंका, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज एक्सक्लूसिवली इस पर बात करने के लिए। मेरे साथ जयंतो घोषाल भी हैं, मेरे साथ संजय शर्मा हैं, मेरे साथ इस चर्चा में अभय दुबे हैं। जयंतो दादा, क्या आपको लगता है, क्योंकि ये पॉइंट ये है कि संजय शर्मा हमारे साथ है, आज जो बिहेवियर था एक सीएम का, क्या आपको लगता है वो जायज है? क्योंकि उसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़ा कर रही है। नहीं, देखिए, जो ममता जी कर रहे हैं, किए हैं, वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट, ममता जी का पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है, वो बार बार करते हैं, पुलिस कमिश्नर के समय किए थे जी। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल जो है, अगर कोरोना प्रोटोकॉल इट्स ए टू वे ट्रैफिक। कोरोना सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, कुंभ मेला के समय भी तो कोरोना प्रोटोकॉल था, दिल्ली में भी और हर स्टेट में कोरोना प्रोटोकॉल है। लेकिन कहां कोरोना प्रोटोकॉल माना जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है, मैं तो इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट कोरोना प्रोटोकॉल मानना चाहेंगे। और इसीलिए सीबीआई को, मेरा सीबीआई के जो सीनियर ऑफिसर्स है कहते हैं कि पहले सीबीआई का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग कोवर्ट था, मतलब मीडिया इवेंट बनाना नहीं था। अगर कोवर्ट था, ओवर्ट नहीं था, तो अगर आप सीबीआई चुपचाप किसी को अरेस्ट करते हैं, मतलब इंटरोगेशन के लिए बुलाते हैं, लेकिन यहां क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में, आई एम द विटनेस, आई वाज देयर, अभिषेक बनर्जी के घर में एनफोर्समेंट जा रहे हैं तो सबसे पहले पत्रकारों को बता दिया जाता है कि, और हम लोग मजाक से कहते थे कि फील्डिंग हम सजा लेते हैं, बैट्समैन आने के पहले ही हम लोग फील्डर तैयार है। तो ये जो एक इवेंट बनाने का क्या जरूरत है? अभी देखिए अदालत में बेल मिल गया है, लेकिन पूरा दिन भर ये जो पॉलिटिकल इवेंट ड्रामा चला। तृणमूल का मैं ये नहीं सपोर्ट करता हूं जो हंगामा हुआ है, मीडिया के ऊपर भी अटैक हुआ है, आई कैन नॉट सपोर्ट दिस। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं सर। कॉज़लिटी थ्योरी, जी, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। सबसे ज्यादा हो जाते। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार, और मेरे साथ आज की इस चर्चा में जयंतो घोषाल, संजय शर्मा, अभय दुबे, संबित पात्रा और साथ ही साथ मेरे साथ अभिजीत अवस्थी भी जुड़ेंगे। मैं रुक करता हूं संबित पात्रा, आपका भी आपने सुना जो प्रियंका चतुर्वेदी कह रही थी, और आपने सुना जो जयंतो दादा ने भी बोला। ऑप्टिक्स पॉलिटिक्स में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है उन ऑप्टिक्स पर और परसेप्शन पर निश्चित तौर पर असर पड़ रहा है? जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि जो सीबीआई की कार्रवाई है वो एक तरफा हो रही है, यानी जो टीएमसी के आरोपी है उन पे तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो बीजेपी में शामिल हो गए डॉक्टर पात्रा, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, पहली बात है, जयंतो दा को तो मैंने सुना, प्रियंका चतुर्वेदी जी को मैंने सुना नहीं। और मैं इतना बस स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि जहां तक शिवसेना का सवाल है, पहले जाके वो डेमोक्रेसी को अपने एमवीए की सरकार में संभाले। याद करिए किस प्रकार से ये तो घरों को तोड़ देते थे, अगर इनके सरकार के खिलाफ कोई ट्वीट करे तो वो तो घरों को तोड़ देते थे, छज्जा इत्यादि घर तोड़ने का काम करते थे। उनका ट्वीट है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते से पालतू तोते तक, ये उनका ट्वीट है आज का। वो पिंजरे बंद तोता वाला जो 2013 में जब वो कांग्रेस में थी, तब कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई को तोता बनाया हुआ था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं दिया है। मगर महाराष्ट्र में जो सर्व वसूली वाली सरकार चल रही है ना, महावसूली सरकार, उस पर वो लोग ध्यान दे। ये कांग्रेस पार्टी, ये शिवसेना, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने हुए हैं? कोई रोल इनका है नहीं। बंगाल में चुनाव तो लड़ी नहीं थी शिवसेना, फिर यहाँ पर आके क्या कर रही है? देखिए, परसेप्शन और ऑप्टिक्स का जहां तक सवाल है, सीबीआई परसेप्शन और ऑप्टिक्स पे अगर चलेगी तो किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।
यही कुछ लोग थे जो छाती पीट रहे थे, लालू प्रसाद यादव मेरा हीरो है। याद करिए, कुछ जर्नलिस्ट हैं, लालू प्रसाद यादव हेल्पिंग मी ईट लड्डू, लालू प्रसाद यादव गिफ्टिंग मी विथ फूड। अब लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार होकर जेल में गए, अब जाके बेल में बाहर आए हैं। तो कोर्ट का एक प्रक्रिया होता है, उस हिसाब से तो कोई भी करप्ट आदमी कभी पकड़ा नहीं जाएगा। जहां तक ये है कि कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, कुछ लोगों को पकड़ा गया। देखिए, मैं तो मानता हूं सौगतो राय, काकोली दास घोष दस्तीदार, प्रसून बनर्जी, अपरूपा पोद्दार, इन सबका भी नाम था। ठीक है, सब लोग गिरफ्तार नहीं हुए, ये टीएमसी में है, इनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इनसे कोई पूछताछ नहीं हुआ है। समय आने पर सीबीआई जो है धीरे धीरे अपने तरीके से काम करेगी। सीबीआई का स्पोक्स पर्सन मैं नहीं हूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इनको परेशानी किस बात की है। अगर सीबीआई ने जयंत दादा कुछ कहना चाह रहे हैं, जयंत दादा कुछ कहना चाह रहे हैं, जयंत घोषाल। नहीं, संबित जी जो बोल रहे हैं तो वो तो ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन वो जब नाम सबको ले रहे हैं वो शुभेंदु का नाम नहीं बोलते हैं, तो इसमें भी लगता है कि ही इज पॉलिटिशियन, ही इज ए स्पोक्समैन, तो उनके भी लिमिटेशन है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, इसीलिए मैं कहता हूं काकोली को भी बुलाओ, शुभेंदु को भी बुलाओ। तो उसमें मैं सीबीआई का क्रेडिबिलिटी की बात इसीलिए कर रहा हूं, नहीं, मैं इसीलिए कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी अगर गोधरा के बाद इतने समय हियरिंग कर सकते हैं, मैं अडवाणी जी को देखा लिबरल कमीशन में, विज्ञान भवन में कितने समय, लेकिन उस समय नोटिस होता था, सबको जान। मेरा कहना है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को भी आपको जानकारी, एक चिट्ठी, एक नोटिस देने से क्या प्रॉब्लम होता है, आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये लीगल डिस्प्यूट से भी अच्छा है। सेंटर स्टेट दो हाथ से ताली बजता है ना। तो आप ममता को जानते हैं, मैंडेट मिला है, चुनाव जीत के आए हैं, तो यू कैन टॉक। ही इज नॉट इमरान खान कि पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है इस बातचीत का सिलसिला ममता को भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ममता जी को नहीं करना चाहिए, मैं तो पब्लिकली कहता हूं ममता जी को आके प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए, काटीसी कॉल करना चाहिए जी। तो इसीलिए मुझे आज लगता अभिषेक है कि बनर्जी ने बड़ी बहुत ही पॉलिटिकल मेच्योरिटी दिखाई। कम से कम अभिषेक बनर्जी ने बड़ी पॉलिटिकल मेच्योरिटी दिखाई, उन्होंने बोला दिस इज अ बैटल व्हिच हैज टू बी फॉट इन द कोर्ट, नॉट ऑन द रोड्स। आई थिंक दैट वाज अ पॉलिटिकल मेच्योरिटी ऑफ अभिषेक बनर्जी, जिन्होंने इस स्टेटमेंट को न्यूज 18 को एक्सक्लूसिवली, न्यूज 18 बांग्ला को एक्सक्लूसिवली बात करते हुए दिया। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको लगता नहीं है एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी संबित दिखाई आज अभिषेक बनर्जी ने, जिसमें उन्होंने बहुत एक न्यूज 18 बांग्ला को एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बोला कि ये रोड की लड़ाई नहीं है, ये कोर्ट की लड़ाई है और इसको हम कोर्ट में लड़ेंगे। क्या आपको लगता है, जो अभी जयंतो घोषाल साहब पूछ रहे थे कि आप भी सिलेक्टिव हो जाते हैं नामों को लेने में? देखिए, पहली बात तो है अभिषेक बनर्जी ने, आपने कहा बड़ा मैच्योरिटी दिखाया, एक स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट जारी करना और सड़क में जो हो रहा है, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। आपकी टीवी तो अभी सड़क पे जो हो रहा था उसको दिखा रही थी। सड़क पे सैकड़ों कार्यकर्ता टीएमसी के उतरे हुए हैं, टीएमसी के झंडे के साथ उतरे हुए हैं, सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर, सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, अटैक हो रहा है, धरने पे बैठी हुई है मुख्यमंत्री, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी हुई हैं। तो स्टेटमेंट क्या करेगा जब वास्तविक में जो हो रहा है वो तो अन्याय और अधर्म ही हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जयंतो घोषाल दा ने कहा बातचीत होनी चाहिए, सिलेक्टिव नाम लिया गया। मैं इसको दो पक्ष से देखता हूं। एक पक्ष है कि सीबीआई की जांच, शुभेंदु अधिकारी पे उन्होंने बोला कि अब शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं लेते। शुभेंदु अधिकारी ने पैसे लिए थे कि नहीं लिए थे, क्योंकि वीडियो में तो उनका भी था ना, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। जवाब दे रहा अभी मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि जयंतो दा ने सिलेक्टिविज्म का आरोप लगाया। मैं कहता हूं कि सिलेक्टिविज्म है तो कोर्ट पे डिसाइड होगा, कोई ना कोई इस पे केस भी करेगा कि इसको क्यों छोड़ा गया, उसको क्यों नहीं छोड़ा गया। मैं कह रहा हूं कि ये सब एक तरफ का विषय है, वो सीबीआई, कोर्ट और टीएमसी के लोगों के बीच का है। मगर जिस प्रकार के वातावरण को आज कलकत्ता में बनाया गया, और ये पहली बार नहीं है, ममता बनर्जी रिपब्लिक ऑफ इंडिया के खिलाफ, हमारे आर्मी के खिलाफ, हमारे सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ, हमारे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, जिसे जनता ने जिताया, अभी चुनाव हुए हैं, आप बड़ा बयान दे रहे हैं सीएम के खिलाफ। आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी रिपब्लिक ऑफ इंडिया के खिलाफ है। मैं बता रहा हूं, अगर सोचिए किसी कोर्ट ने, किसी सीबीआई ने मोदी जी के लिए जांच की, तो मोदी जी के खिलाफ तो बहुत सारी जांचें किया भी, पहले भी। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी जांच हुई। क्या मोदी जी ने इस प्रकार का बिहेव कभी किया? कभी लोगों को कहा कि सीआरपीएफ के ऊपर पत्थरबाजी करिए, कभी उन्होंने कहा सीबीआई के ऑफिसर को घुसने मत दीजिए, कभी उन्होंने कहा एसआईटी को मत आने दीजिए। ठीक है, अबे दुबे, क्या आप सपोर्ट करते हैं जो आज पत्थरबाजी हुई है? क्या आप सपोर्ट करते हैं पोस्ट पोल वायलेंस के अंदर जिसमें आपके कार्यकर्ता भी मारे गए? क्योंकि गवर्नर ने सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करी, गवर्नर ने तमाम पूरी पॉलिटिकल वायलेंस की बात करी। व्हाट इज योर व्यू?
नहीं, खैर गवर्नर साहब ने तो पूरे समय पॉलिटिकल बात की है, उसको छोड़ दीजिए। आपके लेकिन मैं ये मानता मारे हूं, गए हैं। मैं मानता, सुनिए ना, आपके कार्यकर्ता मारे गए हैं। अमीश जी सुनिए ना जी, आज आप ही को, अभी आपके शो में मिस्टर हरीश ने ट्विटर अकाउंट पे आपका वीडियो टैग किया है, वो शुभेंदु अधिकारी लाखों रुपए लेते हुए बताया जा रहा है। सवाल मैंने पूछा, मुझे मिस्टर हरीश की आवश्यकता नहीं है सवाल पूछने के लिए, सवाल मैंने पूछा। छोड़ दिया, सुनिए तो सही। बीजेपी हमें गिद्ध कहती है, बीजेपी हमें गिद्ध कहती है, आप हमें कहते हैं हरीश ने आपको भेजा। वो मैंने सवाल पूछा, आपके कहने से पहले पूछा, टीएमसी के कहने से पहले पूछा। नहीं, अरे आप उसके बाद ये देखिए कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हरीश का सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। सारे सीनियर लीडर्स बीजेपी के बंगाल जाते हैं, चार्टर प्लेन से जाते हैं, कहते हैं मुकुल भाग, सीबीआई आएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा को तो इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को अभी जी। नेता प्रतिपक्ष बन गए। ठीक है। चाहिए था साहब, ये कह रहे हैं कि मैं आपसे कांग्रेस पे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सीबीआई के दफ्तर के बाद पत्थर चलने जायज थे? क्या आपके कार्यकर्ताओं की जो मौत हो गई, जो कार्यकर्ता आपके लिए खड़े रहे आपकी इतनी हालत खराब में, क्या वो जायज था? आप उन कार्यकर्ताओं के लिए भी कुछ नहीं बोल रहे। कानून को अपना काम करना चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख के लिए काम कर रहा है, कानून को ताक पर रखकर। ठीक है, संबित क्विक रिप्लाई, देन मेरे साथ अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं। क्विकली संबित, 20 सेकंड्स। देखिए अमीश भाई, मैंने किसी को गिद्ध नहीं कहा, आपको गिद्ध नहीं कहा। मुझे कष्ट इस बात का होता है कि जब भी कोई पत्रकार मुझे कहता है कि बंगाल का, देखिए फिर ये शुरू हो गए। आप इनकी आवाज को कम करिए अमीश भाई। पहले अब्दुल्ला भाई की आवाज को कम जी, मेरा निवेदन है कि एक एक करके बात कर लेते हैं। कोरोना के इस वक्त में एक तो वैसे ही लोगों को जो इस समय बड़े परेशान है, मुझे लगता है कि आराम से सबकी बात को सुनना चाहिए और सबकी बात को कहना चाहिए। बोलिए डॉक्टर पात्रा। देखिए अमीश भाई, मैं किसी को गिद्ध नहीं कह रहा हूं, मगर मुझे पीड़ा होती है जब मुझे कोई भी पत्रकार पूछता है कि बंगाल में जो हत्याएं हुई, जो रेप हो रहा है, जो वायलेंस हो रहा है, वो फेक है। मुझे बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने हाथरस के डिबेट में भाग लिया है। यही मीडिया जाके जिस प्रकार से कवरेज कर रही थी, वो आज नदारत है ग्राउंड में, और हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, और मुझे इसमें तकलीफ होती है। और मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कोई हिंसा को झूठ नहीं बोल रहा। आपने जो रेप की बात बोली, रेप को लेके पश्चिम बंगाल पुलिस ने ट्विटर पे लिखा कि कुछ वीडियोस फेक हैं, तो उसकी बात मर्डर हुआ है, आग जलाया गया। अब पहले कांग्रेस के प्रवक्ता की आवाज को कम करिए, तो बेशरम हो गए कांग्रेस के प्रवक्ता। यहाँ लोग मारे जा रहे हैं और यहाँ ये बेशर्मी से राजनीति कर रहे हैं। आप इनकी आवाज को कम करिए। मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था। ये नॉन स्टॉप क्यों चिल्लाते हैं सबके बीच में? ये सबके बीच में क्यों चिल्लाते हैं? क्यों चिल्लाते हैं आप भाई मेरे सबके बीच में? आप बताइए, आपने आपके घोषणा, अरे आपका क्या रोल है बंगाल में भाई? एक सीट तो मिली नहीं, आप चुपचाप बैठिए ना आके, और पूरे आप चुपचाप बैठिए। अबे जी, ओके, मैं संजय जी आपके पास वापस आऊंगा। संजय जी मैं आपके पास वापस आऊंगा। संजय मैं आपके वापस आऊंगा। संबित पात्रा 20 सेकंड अपनी बात को रख ले, फिर मैं संजय और अवस्थी जी आपके पास आ रहा हूं। संबित फिर 10 सेकंड्स क्विक। आप कांग्रेस के हाल को देखिए। कांग्रेस के बड़े नेता वहां गुहार कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को टीएमसी वाले मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, और वो यहाँ पर आके पॉइंट स्कोरिंग के लिए, राहुल गांधी को खुश करने के लिए हमें अटैक कर रहे हैं। अरे भाई साहब, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना एक लेवल तक ही होता है। तुम्हारे कार्यकर्ता मर रहे हैं, उनको तो बचाओ, बाद में हमसे राजनीति कर लेना। दूसरी बात है अमीश भाई, ऑल सडर सीबीआई सही कर रही है, गलत कर रही है, वो सब एक तरफ है। ये जो ड्रामा आज देखने को मिला है, सड़कों पर पत्थरबाजी, दिस इज अ चैलेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान के संविधान को चैलेंज है। कल को कोर्ट आपके हक में कोई जजमेंट नहीं देगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट पर पत्थरबाजी शुरू कर देंगे। ओके। अवनीश अवस्थी, महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट वहां पर हुई, उसको लेकर सवाल ये हो रहा है कि पॉलिटिक्स खेली जा रही है। संघ और बीजेपी, हालांकि संघ तो चुनाव डायरेक्टली नहीं लड़ती, लेकिन पॉलिटिकल विचारधारा उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो वो पॉलिटिकली हार गए हैं, इसीलिए ये सब खेल कर रहे हैं। और वहां पर तो ये भी कहा गया कि गवर्नर इज आरएसएस एजेंट, बीजेपी एजेंट। इस तरह की बातें भी हो रही हैं। वो तो ऐसा है कि सिर्फ गवर्नर को ही नहीं, वो तो मीडिया को, जो भी व्यक्ति अपने मन की बात अगर मान लीजिए मोदी के समर्थन में बोलता है, तो वो तो आरएसएस का एजेंट हो जाता है। मैं अभय दुबे को रामलाल जी की याद नहीं दिलाता, जो गवर्नर थे, जिनको गिनती नहीं आती थी और पूरे देश में एनटी रामाराव गाड़ी बसों में अपने विधायक लेके घूमे थे, जो गिन नहीं पा रहे थे, सबके सामने थे। कल्याण सिंह
कि बर्खास्त सरकार कर दी थी, अटल जी को राष्ट्रपति भवन के सामने धरने पर बैठना पड़ा था। आपको अगर राज्यपालों का हिसाब किताब बताऊं तो आपको मालूम नहीं चलेगा बूटा सिंह ने क्या किया। तो उसी ट्रेंड को क्या जगदीप धनखड़ भी फॉलो कर रहे हैं? लेकिन सुन लीजिए, नहीं ऐसा नहीं है, यही मैं कह रहा हूं। अगली बात सुनिए, आप ये बताइए, मैं मानता हूं कि अभिषेक बनर्जी का एक अच्छा स्टेटमेंट आया, लेकिन वो कार्यकर्ता क्या करेंगे जब मुख्यमंत्री जिनको कोविड पर, कोरोना पर, प्रशासन पर, शासन पर 6 घंटे वहां लगाने चाहिए थे, हॉस्पिटल में लगाने चाहिए थे, वैक्सीन मिल रही कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं है, आप पत्र लिखने से होता? 6 घंटे सीबीआई के घंटे में बैठना जरूरी था, दफ्तर में बैठना जरूरी था? वहां पर आप ये बताइए ना कि वहां पर अगर 6 घंटे उनको शासन प्रशासन संभालना चाहिए था। ठीक है संजय शर्मा, संजय शर्मा ये बिल्कुल रेलेवेंट बात है कि 6 घंटे के सीबीआई दफ्तर में बैठना महत्वपूर्ण था कि उस 6 घंटे में, क्योंकि अभी आप कोरोना की बात कर रहे थे, डॉक्टर पात्रा और बीच से सवाल पूछ रहे थे, उस 6 घंटे में कोरोना पे काम हो सकता था। एक मुख्यमंत्री के 6 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अभिषेक अवस्थी जी को मालूम होना चाहिए। अभिषेक नहीं, अविजेश अवस्थी। अच्छा, अभिषेक बनर्जी है वो जो आपकी पार्टी में। हाँ, वो मैं आपको बता दूं, सीधी सी बात है, अवस्थी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि दीदी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरेबान में तो झांकिए। जिस समय ऑक्सीजन विदेशों में सप्लाई किए जा रहे थे, अरे भैया दीदी को कहीं नहीं सप्लाई किया जा रहा। देखिए वो भी फेक न्यूज की कैटेगरी में आई थी संजय बाबू, वो भी फेक न्यूज की कैटेगरी में आई थी, गलत खबर की कैटेगरी में आई थी। फैला करके, अरे वो फैला रहे हैं आपकी ममता बनर्जी तो सीबीआई आप बाहर निकल करके हॉस्पिटल में जाके बैठती ना 6 घंटे। अरे 6 घंटे हॉस्पिटल में जाके बैठती वो। नहीं सीखना पड़ेगा। ये तो लीगल फाइट थी ना। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि ये लीगल फाइट है। अगर लीगल फाइट है ये तो वो हॉस्पिटल में जाके बैठती 6 घंटे, एक करके चक्कर लगाती वो। जयंतो घोषाल देखिए, सिर्फ सीबीआई का मामला अब बंगाल के साथ नहीं है, हमने महाराष्ट्र में भी देखा, महाराष्ट्र में भी किस तरह की झगड़ा हुआ सीबीआई को लेकर। क्या आपको लगता है, जो मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्या आपको लगता है द वे इट इज हैपनिंग, हम किस फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? अभी आपने देखा कि किस तरह का एक ट्वीट कर दिया था जो कि बड़ा निंदनीय था झारखंड के सीएम ने, कि प्रधानमंत्री से मेरी बात हुई, उन्होंने कोरोना को लेकर बात करी, लेकिन उन्होंने मन की बात करी। कितना मतलब वैमनस्य किस कदर फैल गया है, नेगेटिविटी किस कदर है। और इस टाइम में जब लोग मर रहे हो, जब लोगों को स्वास्थ्य लाभ चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूं, और मेरा कहना है कि मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम लोग कहते थे, और कांग्रेस ने सीबीआई को बिगाड़ा है, ये भी सही बात है। आप इंदर कुमार गुजराल का ऑटोबायोग्राफी देखिए, क्या हुआ था उस समय, और सीताराम केसरी के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग में कैसे बोफोर्स, जोगिंदर सिंह का किताब देखिए। तो आज सीबीआई का ये जो रोल है ये नहीं है, लेकिन बीजेपी को भी सोचना चाहिए। बीजेपी जब पावर में आ गए हैं, हाँ, बीजेपी जब पावर में आ गया है, तब बीजेपी को भी ऐसे नहीं इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि जो कांग्रेस ने किया है आपके साथ उसका बदला आप आज ले रहे हैं, तो वो भी उचित नहीं होगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, फेडरल स्ट्रक्चर, जिसके लिए दोनों तरफ से जिम्मेदारी लेना चाहिए। सर मेरे पास समय इतना ही है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। संबित माफी चाहता हूं, अब आखिरी दौर में आपके पास नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आज का कंक्लूजन ये है कि सबको ध्यान देना चाहिए, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य सरकार हो। कोरोना का ये वक्त है, लोगों को सहूलियत दो, मदद करिए। राजनीति थोड़े दिनों तक इंतजार कर सकती है। नमस्कार।